देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने छोटा छोटा वेरिएशंस देखा था WDV मेथड का, ठीक है, जैसे कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड्स, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लेशन मेथड। तो ये सब तो एक एक क्वेश्चन ही था, मेथड्स जस्ट देखना था हम लोग को, तो वो मैंने करवाया। उसके बाद हम लोगों ने एक इलास्ट्रेशन 7 किया था जो नॉर्मल क्वेश्चन था, इलास्ट्रेशन 8 किया था वो भी एक नॉर्मल क्वेश्चन ही था, मतलब उसमें ऐसा कुछ अलग था नहीं, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 8 कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने कुछ होमवर्क दिया भी ना, तो दिया नहीं था तुम लोग को। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 8 का ये वाला देखो पॉइंट बी, ये इलास्ट्रेशन 8 ही मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर देखो पॉइंट बी में था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके अगर हम लोग ये सेम क्वेश्चंस बनाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ये हमें बोला है। अच्छा, अब सबसे पहले प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मेंटेन नहीं करने से कैसे अकाउंटिंग होता है वो तो हम लोग कर ही रहे, ठीक है। डे वन से वही सीख रहे हैं कि प्रोविजंस, क्योंकि मैंने एक बार भी प्रोविजंस का बात किया ही नहीं। अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यही वाला क्वेश्चन जो इलास्ट्रेशन 8 है ये हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोविजंस अकाउंट को मेंटेन करते हुए, और ये जो कैलकुलेशन है इसका यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये सिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करके अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल से डिफरेंस समझाते हैं कि प्रोविजंस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहला है कि प्रोविजंस क्या होता है। जैसे तुम लोग अगर फाइनल अकाउंट्स कभी किए हो, जैसे 11 में तो किए होगे, तो वहां पर एक पॉइंट बहुत बार आता है कि प्रोविजन फॉर डेटर, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अगर हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, देखो क्रेडिट सेल तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ कैश सेल करेंगे बोलने से थोड़ा मुश्किल है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब क्रेडिट सेल होता है तो एक बैड डेप्ट होने का चांसेस होता है, ठीक है। क्रेडिट सेल में बैड डेप्ट होने का चांसेस होता है। अब ये बैड डेप्ट जो है फ्यूचर में होगा, मतलब अभी क्रेडिट सेल किया, मान लो क्रेडिट सेल का मतलब तो ये नहीं है कि आज सेल किया कल पैसा मिल जाएगा। अगर किसी के पास पैसा होगा कल देने के लिए तो आज क्यों वो क्रेडिट पे लेगा। मतलब एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे 1 मंथ क्रेडिट होता है, 15 डेज क्रेडिट होता है। तो एक टाइम पीरियड के लिए तो क्रेडिट होता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि डेटर मुझे पैसा नहीं दे सकता है, मतलब देखो कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो बोल तो दिए और दे नहीं पाए। अब किसी किसी का रीजन होता है, कोई कोई खराब भी होता है, ठीक है। तो अगर रीजन है जैसे कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो बात अलग है, ठीक है, तो भी उसे अकाउंट्स में बैड डेप्ट ही बोला जाता है। लेकिन मान लो हमें ऐसा डाउट है कि 5% लोग पैसा नहीं देंगे, मतलब 5% लोग नहीं, एक्चुअली जो डेटर बने हैं उसमें से हमें अगर डाउट लग रहा है कि 5%, टोटल अमाउंट का 5% मेरा रिकवर नहीं होगा। सपोज A B C D 4 डेटर है, मुझे लग रहा है ये बी नहीं देगा पैसा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे अगर 100 रुपए मिलने वाले हैं और इनसे मान लो मिलने वाले थे 150, इनसे मान लो मिलने वाले थे 200 और इनसे 300, तो टोटल कितना रिसीवेबल था, 300, 200, 100, मतलब 600, 750 टोटल डेटर था, 750 टोटल डेटर था। अब अगर मुझे लग रहा है कि बी पेमेंट नहीं करेगा तो मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए 100 रुपीज का, कि मुझे डाउट है कि 100 रुपीज मुझे नहीं मिलेगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे डाउट है। तो फ्यूचर में अगर ये मेरा लॉस हो सकता है उसके लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं। तो मैंने एक बार तुम लोग को प्रोविजन वर्ड का मतलब समझाया कि फ्यूचर का कोई लाइबिलिटी अगर ऑकर होने वाला है, ऐसा हमें लगता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं। मतलब मुझे ये मान के चलना चाहिए कि मेरा रिसीवेबल मार्केट से 750 नहीं 650 है। अब ये बी सच में, मतलब मेरा जो डाउट है ये तो डाउट है ना, अब ऐसा मुझे लग रहा है कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से, लेकिन हो सकता है कि अभी बी मुझे पैसा दे दे तो वो बात अलग है। लेकिन ये होता है प्रोविजन कि डाउटफुल डेप्ट, इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होता है कि मुझे डाउट है कि मुझे इतना पैसा नहीं मिल सकता है।
उसी तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन बना सकते हैं। देखो फ्यूचर में हमें एसेट खरीदना है, एक एसेट तो उसका लाइफ तो लिमिटेड होता है ना, 10 इयर्स हो 15 इयर्स हो जितना भी हो, लेकिन अनलिमिटेड तो नहीं होता है। अनलिमिटेड लाइफ जो है मशीन्स एसेट किसी का भी नहीं होता है। तो अगर अनलिमिटेड लाइफ नहीं है तो फ्यूचर में जब हम लोग नया एसेट खरीदने जाएंगे तो रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर हम लोग प्रोविजन करते हैं, डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट होगा उसको अगर हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं आज से, प्रोविजन जब बनाते हैं तो प्रॉफिट से उसे चार्ज करते हैं। जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो कभी तो पीएल में क्या लिखते हो, टू पीबीडीडी। इसका मतलब एंट्री क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मतलब हम लोग पीएल से, जैसे मैंने बी का एग्जांपल लिया, 100 रुपीज जो है पीएल से कम कर दे रहे हैं। मतलब हम लोग प्रॉफिट से 100 बचा के रख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में 750 के जगह मुझे हो सकता है कि 650 मिले, मुझे 100 नहीं मिला है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रोविजन बना रहे। तो वैसे ही अगर हम लोग डिप्रिशिएशन को खर्चा दिखाएंगे और साथ ही साथ डिप्रिशिएशन का जितना अमाउंट हो रहा है उतना अमाउंट का अगर प्रोविजन बनाते जाएंगे, मतलब प्रॉफिट से पैसा सेट असाइड करके रखेंगे, तो फ्यूचर में हमें एसेट रिप्लेसमेंट करने में भी जो है आसानी रहेगा। जब हम लोग एसेट खरीदने जाएंगे तो वो प्रोविजन किए हुए पैसे को यूज कर सकते हैं जो प्रॉफिट से हम लोगों ने सेट असाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोविजंस का हमें क्या क्या ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन होता है तो एंट्री कैसा होता है और इससे इफेक्ट क्या आता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर 1 लाख, परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर 1 लाख, depreciation at the rate of 10% ऑन WDV मेथड में हमें चार्ज करना है। ठीक है, फॉर यहाँ पर कर देते हैं 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसे प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करके करेंगे तो क्या होगा, नहीं मेंटेन करके करेंगे तो क्या होगा। एक सेकंड रुको, तो कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी का, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, तो 2 इयर्स के लिए अब ये कैसे दिखेगा, सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं। नॉर्मल जो मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट परचेस हुआ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, कितना लिखेंगे, 1 लाख। अच्छा, ये नॉट मेंटेन प्रोविजन अकाउंट, अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या एंट्री होगा, और अगर मेंटेन करते हैं, मेंटेन प्रोविजन अकाउंट, तो कैसे एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री दोनों केस में ही सेम होगा, क्योंकि परचेज का एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, परचेज दोनों केस में सेम एंट्री होगा। अब डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब 10% डिप्रिशिएशन है, तो 1 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 10%, देखो कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 10% हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1 लाख पे 10% 10,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिप्रिशिएशन का अलग एंट्री होगा। यहाँ पर डिप्रिशिएशन का क्या एंट्री होगा, यहाँ पर डिप्रिशिएशन का एंट्री ऐसे हो जाएगा, प्रोविजन, सॉरी यहाँ पर डिप्रिशिएशन ऐसे होगा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिशिएशन अकाउंट यहाँ पर भी डेबिट होगा, बट चार्ज फिक्स्ड एसेट पे नहीं होके वो प्रोविजन जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं वहां पर डिप्रिशिएशन को ट्रांसफर करेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ये अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, अमाउंट वही रहेगा, डिप्रिशिएशन का अमाउंट थोड़ी ना चेंज होगा, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है। अब पीएल में ट्रांसफर होता है ईयर एंड में, तो ये पीएल में जब ट्रांसफर होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन ऐसा होता है।
पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन, ये यहाँ पर भी होगा, ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनेगा, ईयर एंड होगा, बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में फर्क देखो, यहाँ जो बैलेंस शीट बनेगा और यहाँ जो बैलेंस शीट बनेगा, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ जब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, एसेट लाइबिलिटीज, तो फिक्स्ड एसेट लिखेंगे 1 लाख का, लेस कर देंगे डिप्रिशिएशन तो 10,000, तो वैल्यू दिखेगा 90,000, ठीक है, 90,000। अच्छा, अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट लिखेंगे हम लोग 1 लाख का, यहाँ लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 10,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 90,000। या फिर इसका एक ऑल्टरनेट तरीका होता है, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी बताएंगे। इसमें ऐसे होता है, फिक्स्ड एसेट 1 लाख और यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 10,000। तो तुम लोग सोच रहे होगे डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ तो एंट्री में डिफरेंस हुआ, यहाँ भी 90,000 दिख रहा है, यहाँ 90,000 दिख रहा है, यहाँ इधर दिखा रहे, क्योंकि प्रोविजंस क्रिएट करना एक लाइबिलिटी होता है, या तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दो या तो ऐसे दिखा दो। अब जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। अब सेकेंड ईयर का एंट्री करते हैं, तो सेकेंड ईयर क्या एंट्री होगा, ये क्या बोलते हैं उसे, डिप्रिशिएशन का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर, ईयर 2 डिप्रिशिएशन का एंट्री करते हैं। इस मेथड में होगा डिप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है WDV मेथड, तो उस केस में एक काम करते हैं, इसे SLM कर देते हैं, नहीं तो फिर इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब दिक्कत नहीं, फिर से माइनस माइनस करके देखना पड़ेगा। हम करते हैं SLM। SLM में क्या होता है, एक ही जैसा डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, तो पहले भी 10,000 अभी भी 10,000, ये मतलब थोड़ा सा आसान कैलकुलेशंस के लिए मैंने बता दिया। बाकी अगर SLM की जगह WDV लोगे तो कितना होता, 90,000 पे 10% 9,000 होता, ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पे PL का एंट्री हो जाएगा, PL टू डिप्रिशिएशन, PL टू डिप्रिशिएशन 10,000 और यहाँ पर 10,000। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर डिप्रिशिएशन का एंट्री सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर, यहाँ पर डिप्रिशिएशन का एंट्री ऐसे ही होगा, डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ऐसे डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो क्योंकि मैंने चेंज करके उसे SLM कर दिया है तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर PL वाला एंट्री भी कर सकते हैं, PL टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 10,000, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट देखो, यहाँ पर बैलेंस शीट कैसा होगा, सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। सेकेंड ईयर में जो बैलेंस शीट बनेगा वहां पर फिक्स्ड एसेट का कौन सा वैल्यू आएगा पता है, ये वाला वैल्यू आएगा, 90,000 अभी वैल्यू बचा है, लेस करेंगे डिप्रिशिएशन 10,000, इस बार भी 10,000 हुआ है तो ये बच रहा है 80,000। लेकिन यहाँ का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट 1 लाख ही लिखेंगे, ठीक है, 1 लाख ही लिखना पड़ेगा, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये कितना दिखाएंगे, पहले का 10,000 अभी का 10,000 20,000 और माइनस करके दिखेगा 80,000, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस तो तुम लोग को समझ में आ गया, और देखो अब हम इसे थियोरेटिकली बताते हैं कि क्या डिफरेंस आया। तो ये तो मैथमेटिकली दिख रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बचा हुआ वैल्यू जो है उस पे जो डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ तो एसेट का वैल्यू 80,000 दिख रहा है। देखो एसेट का वैल्यू जो 80,000 है, एसेट का वैल्यू जो 80,000 है, ये हम लोग को यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो फिर चेंजेस किस चीज का है, यहाँ एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से बैलेंस शीट को बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो, तो यहाँ 20,000 लिख देना ऐड करके, ठीक है, यहाँ 20,000 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में जाके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका फीचर्स जो है, फीचर्स ये है कि ये हमेशा क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट हमेशा बैलेंस शीट में शो करते जाएगा, और डिप्रिशिएशन हर साल जितना होगा वो टोटल यहाँ दिखेगा, ये दिखेगा टोटल डिप्रिशिएशन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
यहाँ दिखेगा देखो टोटल डिप्रिशिएशन, टोटल डिप्रिशिएशन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा दिखेगा, यहाँ टोटल डिप्रिशिएशन दिखेगा। और इसका फीचर्स क्या है, यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ एसेट दिखेगा, मतलब बचा हुआ वैल्यू हमेशा। तो एसेट तो ओरिजिनली 1 लाख का था, फिर 90,000 बचा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो बुक वैल्यू था उससे माइनस किए, फिर ये बचा, ठीक है। ये हमेशा बुक वैल्यू ऑफ एसेट दिखेगा। जैसे ये ओपनिंग वाला दिखेगा, मतलब देखो ये क्लोजिंग था पिछले साल का, तो इस साल का ये ओपनिंग हो गया, लेकिन ये ओरिजिनल कॉस्ट शो नहीं करेगा। तो ये दोनों तरीके से दिखाने का मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। आंसर दोनों में सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब इसमें कुछ अलग चीज आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें भी जो आंसर आएगा इसमें भी वही, देखो ना, इसमें भी डिप्रिसिएशन वही 10,000, यहाँ भी 10,000, फिर यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000। इसमें कोई भी अलग नहीं है, बस प्रेजेंटेशन अलग है। अब कौन सा प्रेजेंटेशन बेटर है अगर ये पूछा जाए तो ऑब्वियसली प्रोविजन वाला जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा दिखता है कि हम लोगों ने एक्चुअली एसेट पे कितना खर्चा किया था, ठीक है। जैसे यहाँ 1 लाख किया था, ये यहाँ ही दिखेगा, मतलब परचेस कॉस्ट। यहाँ पर क्या दिखेगा 90,000, बट 90,000 इज नॉट परचेस कॉस्ट, ठीक है। 90,000 हम लोग का क्या है, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो ये फिर 80,000, तो 80,000 यहाँ भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हर चीज कैसे दिखेगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट दिखेगा और उसके साथ साथ टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन दिखेगा। बट यहाँ पर डिप्रिसिएशन ओनली ड्यूरिंग द ईयर दिखेगा और बचा हुआ वैल्यू पे डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। तो ये तो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ये बेटर तरीका इसीलिए है क्योंकि जब भी हमें एसेट खरीदना होगा हमें पता चलेगा, ये देख के ही, बैलेंस शीट देख के पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इस तरीके का एसेट कितने से खरीदा था। जबकि ये वाले केस में मान लो 4-5 साल डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पता करने के लिए हमें फर्स्ट वाले बैलेंस शीट पे आना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा बैलेंस शीट कैरी ऑन करता जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट को, ठीक है। तो ये बेटर तरीका होता है प्रेजेंटेशन करने का। लेकिन हम लोग नॉर्मली, तुम लोग अगर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग का ये वाले पैटर्न से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रोविजंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारा चीज ही पूछ सकता है, ठीक है। और मैंने देखो बताया तुम लोगों को कि क्या दोनों में डिफरेंस है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहां पर पता चलेगा। एक तो एंट्री का डिफरेंस ऑब्वियसली है, डिप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज नहीं करना है, एसेट में करेंगे तो एसेट कम हो जाएगा ना। मुझे मेरे एसेट को कम करके नहीं दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कितने का एसेट खरीदे थे, ये हमेशा मेरे आंख के सामने होना चाहिए कि हाँ मैंने इतने का खरीदा था, ठीक है। और मुझे देखना है कि टोटल डिप्रिसिएशन क्या है, इसको इसीलिए ना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। तुम लोग चाहो तो लिख लो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है, क्योंकि देखो एक्यूमुलेट हुआ, पहले साल 10,000 फिर 10,000, तो दैट इज एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट हो रहा है डिप्रिसिएशन का अमाउंट, इसीलिए इसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ टोटल डिप्रिसिएशन दिखेगा और ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा एसेट शो करेगा, और यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री क्या होगा, देखो परचेस में कोई फर्क नहीं है, फर्क अगर कहीं पर है तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीके में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन डायरेक्ट एसेट पे चार्ज करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एसेट पे चार्ज नहीं कर रहे हैं, एक भाया बोल सकते हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू से एसेट चार्ज कर रहे, सॉरी डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे, डिप्रिसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको टोटल करते जाएंगे हर साल कितना होगा, जैसे ये फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर जितना होगा, थर्ड ईयर जितना होगा, और ओरिजिनल कॉस्ट से वो लेस करके दिखाते जाएंगे। तो इसमें हमारा अकाउंटिंग जो व्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेथड फॉलो करेंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी देखो 80,000 दिख रहा है, यहाँ भी 80,000, बट यहाँ हमें पता चल रहा है अच्छा 2 साल में इतना डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और एसेट इतने से खरीदा था, बट यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इस साल का डिप्रिसिएशन इतना है और ये बचा हुआ एसेट का वैल्यू है, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये बस देखो डिफरेंस पता मैंने बोल दिया कैसे करके होगा। अब हम लोग ये वाला जो 8th नंबर वाला क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट दिन करवाया था, ठीक है, वही क्वेश्चन को हम लोग प्रोविजन अकाउंट में करेंगे और इसके साथ डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि लास्ट दिन मैंने नॉर्मल अकाउंटिंग टेक्निक से इसको करके दिखाया था। अब यही क्वेश्चन को हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से करके देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट दिन तो एक बार करवाया है, लेकिन एक बार हम पढ़ के बता देते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। तो यहाँ पर बोला था, देखो यहाँ पर बोला था, ऑन 1 अप्रैल 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 12 लाख।
12 लाख का मशीन परचेस किया है 1 अप्रैल 2018 में शुभ्रा लिमिटेड ने। On October 1, 2020, part of the machine purchased on April 1, 18 for 80,000 was sold for 45,000। और ये देखो मैंने ड्रॉ करके बताया था, ये लाइन डायरेक्ट पढ़ने से नहीं समझ में आता है, मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन ड्रॉ करके किया है, और ये चाहेंगे कि तुम लोग भी ड्रॉ करके करो तो गलत होने का चांसेस नहीं होगा। यहाँ से पढ़ के ही पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या था। 1/4/18 में एक मशीन परचेज हुआ था जिसका कॉस्ट था 12 लाख। अब 1/10/20 में इस मशीन में से 80,000 वाला मशीन सेल कर दिया गया है 45,000 पे, और उसी डेट पे एक नया मशीन परचेज हुआ है 1,58,000 से। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया, देखो अब पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल Subra Limited purchased a machine for 12 lakh. On October 1, a part of the machine purchased on April 1, 2018 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machine at a cost of 1,58,000 was purchased। मैंने यही बोला, एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। उसी डेट पे सेल भी हुआ, उसी डेट पे परचेज भी हुआ। द कंपनी हैज अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डब्ल्यूटीवी मेथड पे इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, और डब्ल्यूटीवी मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और ये क्वेश्चन देखो मैंने कैसे सॉल्व करवाया था, यहाँ पर मैंने बताया कि देखो 10% करके चार्ज करना है, मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया था। हम एक बार वर्किंग नोट रिकॉल करवा देते हैं, वर्किंग नोट तो बना हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रोविजंस अकाउंट से बना लेंगे। तो ये देखो 1/4/18 में परचेज हुआ, मैंने क्या किया, ये 12 लाख को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट सेल हो जाएगा, एक पार्ट जो है रहेगा। हमें कितने साल का अकाउंट बनाने के लिए बोला था? 21 तक। ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो 21 तक बनाने के लिए बोला था, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर, 3 साल का अकाउंट बनाना है। 1/4/18 में कॉस्ट कितना था? 80,000। ये देखो इस मशीन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 12 लाख अमाउंट का मशीन का एक पार्ट सेल हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ माइनस करके देख लो। 12 लाख से अगर हम लोग 80,000 माइनस करते हैं, 80,000 डिडक्ट करेंगे, देन अमाउंट विल बी 11,20,000। ये देखो अमाउंट 11,20,000 आ गया। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक सेल हो जाएगा और एक कंटिन्यू होगा। मतलब एक मशीन जो है ऐसे यूज होके यहाँ पर आके सेल हो जाएगा, और इसका बाकी पार्ट जो है ये 3 इयर्स तक रहेगा। तो इसका हम लोग दो अलग अलग पार्ट पे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 80,000 वाला कैलकुलेशन, ये 11,20,000। तो फर्स्ट ईयर में पूरा 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। देखो फर्स्ट ईयर में 12 मंथ्स, यहाँ मैंने 12 मंथ्स लिखा है, यहाँ भी 12 मंथ्स कैलकुलेट करके 8,000, 1,12,000, 10% करके 11,20,000 पे 1,12,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में 12 मंथ्स का, ये देखो 12 मंथ्स का अगेन, क्योंकि WTV है तो इस पे 10% इतना होगा, इस पे 10% देख लो इतना होगा। ठीक है, ये क्योंकि सेम क्वेश्चन का है तो हम दोबारा और कैलकुलेशन नहीं कर रहे इसी वजह से। ठीक है, नहीं तो करके दिखा देते, एक ही चीज दो बार करके क्या होगा। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला मशीन सेल हो जाता है, मतलब ये 80,000 वाला यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएट होगा, यानी मार्च खत्म हो चुका था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का 1 है, यानी सितंबर, यानी 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। ये देखो 6 मंथ्स का 64,800 पे, ये देखो 64,800 पे 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो मैंने एक चीज तुम लोग को बताया था, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, या फिर 64,800 पे 5% लगा सकते हो। कैसे? 10% फॉर 12 मंथ्स, देन 5% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3240 आ जाएगा। और ये 3240 आ गया। उसके बाद हम लोग लेस करके देख रहे हैं कि जिस दिन सेल हुआ उस दिन बुक वैल्यू इतना था, सेल कितने में हुआ? 45,000 में, तो लॉस है, ये लॉस, और ये क्लोज कर दिया क्योंकि ये मशीन आगे हमारे साथ नहीं रह रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका जो और एक पार्ट था 11,20,000, वो पूरे इस साल यूज होगा। अब हम लोग देखो ये ईयर हम लोगों ने पार कर लिया, ये भी ईयर खत्म हो गया, ये ईयर का अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा इस डेट पे हम लोगों ने एक मशीन परचेज भी किया है। ठीक है, सेल का कैलकुलेशन तो कर लिया, और इस डेट पे हम लोगों ने एक परचेज भी किया है, तो उसके लिए देखो मैंने 1 अक्टूबर को परचेज वाला डेटा दे दिया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर क्या होगा? डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। कौन से मशीन्स पे? ये वाले पे जो न्यूली परचेस्ड है, और जो 11,20,000 वाला ओल्ड मशीन हमारे पास है। तो ओल्ड वाले पे तो 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, और न्यू वाले पे यहां से यहां तक का डिप्रिशिएशन लगेगा, यानी 6 मंथ्स का। अक्टूबर से मार्च काउंट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये देखो
6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन यहाँ पर ये चार्ज हुआ है, कैलकुलेट करके देखो, 5% लगा के देखो, जल्दी दिखेगा कितना होगा। और ये वाला जो है इस पे 12 मंथ्स का लगेगा, 12 मंथ्स का, ये देखो मैंने लास्ट डिप्रिशिएशन लगा लिया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, सभी ईयर का डिप्रिशिएशन को टोटल कर लिया कैलकुलेशन के आसानी के लिए। ये देखो 31 मार्च 2019 का ये डिप्रिशिएशन, 31 मार्च 2020 का ये दोनों का डिप्रिशिएशन, 31 मार्च 2021 में ये अमाउंट, और यहाँ पर ये एक्चुअली ये वाला अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, क्योंकि 21 को ये मशीन था ही नहीं, उसके पहले तो ये सेल हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया था। चलो अब मैंने वर्किंग तो बता दिया, अब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो बता सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है, क्या स्टोरी है। अब इसमें अकाउंट क्या क्या बनेगा, ये देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या क्या अकाउंट बनाया जाता है, देखते हैं क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ बताया है कि नहीं। नहीं बोला है, सिर्फ प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करो, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट अगर मेंटेन करेंगे, अभी मैंने तुम लोग को एंट्री करके दिखाया, तो क्या क्या अकाउंट बनेगा, एक तो एसेट अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट तो नॉर्मली डिप्रिशिएशन के केस में हम लोग बनाते नहीं है, तो एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनेगा जहां जिसका नाम यहाँ पर मशीन है, एक डिप्रिशिएशन अकाउंट बन जाएगा, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एसेट सेल हो रहा है, यहाँ पर मैंने सेल नहीं दिखाया है, एसेट सेल होने से एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसमें एक पॉइंट हम लिखवा देते हैं, इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल, सेल जब होगा तो कहां पर दिखाना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और एंट्री कैसे होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, ये देखो, अब एसेट डिस्पोज्ड का मतलब क्या, हटा देना, चले जाना, ठीक है, खत्म हो जाना। तो एसेट डिस्पोज्ड होने से एंट्री ऐसा होता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट मतलब एसेट चला गया, ठीक है, ये एंट्री होता है। और क्या एंट्री होता है, और इस तरीके से एंट्री होता है, देखो एसेट बेचने से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। अब बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट डिस्पोजल, टू एसेट डिस्पोजल, नॉर्मली टू एसेट लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट डिस्पोजल, बैंक पीएल टू एसेट डिस्पोजल। और पीएल डेबिट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पीएल क्रेडिट भी तो हो सकता है अगर प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ जाएगा, डिस्पोजल वाला हम अकाउंट बना के दिखाते हैं, देखो क्या कैसे होगा। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, और ये हमेशा अपना ओरिजिनल कॉस्ट शो करेगा, मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा तो वो अपना ओरिजिनल कॉस्ट ही शो करेगा। अभी अकाउंट बनेगा तो देखो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके लिए हम पूरा ही जगह ले लेते हैं, ये पूरा जगह चाहिए होगा। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, और एक बनाएंगे एसेट डिस्पोजल। देखो मतलब मशीन डिस्पोजल यहाँ पर इसीलिए बन रहा है क्योंकि सेल हुआ है, अगर सेल नहीं होता है तो डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स
अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक एंट्री के साथ देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले एसेट का परचेज हुआ है, तो एसेट परचेज करने का एंट्री क्या होता है? एसेट इतने से परचेज हुआ है, तो एसेट परचेज करने का एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये मशीन अकाउंट में चला जाएगा। लेजर पोस्टिंग क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो फिर उसमें हमें ये मशीन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, टू कैश या बैंक जो लिखना चाहिए, नॉर्मली बैंक ही लिखा जाता है तो बैंक लिख देंगे। 1 अप्रैल 18 को हुआ है, तो ऐसे लिखते हैं 1 अप्रैल 18 को लिखेंगे टू बैंक। कितना हो जाएगा? 12 लाख, ठीक है। अच्छा, अब एसेट खरीद लिया हम लोगों ने, तो इसके बीच में इस साल में, मतलब ये ड्रॉ के साथ देखते जाओ, ये जो ड्रॉ है यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस साल कोई भी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। यहाँ एसेट खरीद लिए, फिर ऐसे 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 करके यहाँ जब ईयर एंड में पहुंच गए, तो करना क्या पड़ेगा? 31 मार्च 19 को डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब 31 मार्च 19 का डिप्रिशिएशन कितना है, ये देखो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर रखा था, लास्ट दिन का क्वेश्चन है। तो 31 मार्च 19 का डिप्रिशिएशन मैंने ऐड करके दिखाया था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एसेट को स्प्लिट कर लिया था, एक सेल है एक नहीं है, इसी वजह से। तो 8,000 और 1,12,000 मिला के टोटल 1,20,000 का डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोग डायरेक्टली भी देखो, इस पे 10% चार्ज करके 12 लाख पे, तो वो हम लोग का 1,20,000 ही होगा। अब डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा? देखो, डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय डिप्रिशिएशन। पोस्टिंग क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाय डिप्रिशिएशन, और डिप्रिशिएशन अकाउंट अगर बनाते तो लिखना पड़ता टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो फिलहाल तो प्रोविजन अकाउंट बना है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन। एसेट खरीद लिया, ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड जैसे ही होगा, सबसे पहले हमें ये डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ईयर एंड कब हो रहा है? ये 18 में स्टार्ट हुआ है, तो ईयर एंड 19 में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन अमाउंट हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। और इस साल देखो किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इस साल इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब ये ईयर एंड हो जाएगा। अब ये ईयर एंड होगा, तो जो भी अकाउंट ओपन हुआ है वो सारे अकाउंट क्लोज होंगे, ठीक है। तो अकाउंट तो दो ही हम लोगों ने ओपन कर रखा है, एक मशीन और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो ये दोनों अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्लोज करने से क्लोजिंग डेट आएगा, क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च 19। अब ये बाई साइड है, तो बाई में लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। बैलेंस कैरेट डाउन होगा, तो बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस आ जाएगा हम लोग का यही वाला 12 लाख, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने, और यहां पर भी लिख देंगे 12 लाख, यहाँ भी टोटल करके 12 लाख लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन को कैसे क्लोज करेंगे? ये इधर क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड आएगा, और दिख भी रहा है इधर ही आएगा, बैलेंस करेंगे तो 31 मार्च 19 को क्लोज होगा। टू टू साइड है, डेबिट साइड है, तो टू लिखेंगे, टू बैलेंस। ये सब हम लिखना भूल जाते हैं, तुम लोग लिखो, ठीक है। इतना हम लिखेंगे तो फिर करवा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। टू बैलेंस CD कैरेट डाउन हो जाएगा, कितना? 1,20,000, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, 1,20,000 ये हो गया क्लोज। अच्छा, अब ये वाला और जो नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाते हैं उसमें फर्क क्या है? देखो, उसमें फर्क ये है, यहाँ मशीन अकाउंट जो है 12 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है, जबकि यहाँ मशीन अकाउंट दिख रहा है 10,80,000, मतलब डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद का जो वैल्यू है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर हमेशा क्या दिखेगा? ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखेगा एसेट का, ओरिजिनल कॉस्ट दिखता है एसेट का नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ईयर आ रहा है, तो सेकेंड ईयर आएगा तो ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, ओपन करेंगे, अकाउंट क्लोज हो गया तो अकाउंट को ओपन करेंगे। तो ओपन करने से क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD, एसेट का डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, तो 1,419 टू बैलेंस BD 12 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, इसको भी ब्रॉट डाउन करेंगे एक साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1,419 बाई बैलेंस BD, इसका ब्रॉट डाउन इधर हो जाएगा, कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन हुआ था? नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों ने यही एसेट को पूरा यूज किया इतना, ठीक है। इस बीच कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। नेक्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन हो रहा है 1,08,000, ठीक है।
1,08,000 डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो डिप्रिशिएशन फिर से चार्ज करेंगे, डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाय डिप्रिशिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन डेट के साथ, तो 31 मार्च यहाँ पर 20 लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन। ठीक है, अमाउंट आ रहा है हम लोग का 1,08,000 हो गया, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से वैल्यू आ जाएगा 2,28,000। ये क्या आ गया, ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, टोटल डेप्रिशिएशन। जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को बताया, देखो 10,000 था और 10,000 आ गया 20,000। तो यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, 1,20,000 पहले साल, फिर 1,08,000, तो टोटल 2,28,000। तो प्रोविजंस में टोटल बैलेंस कितना दिख रहा है डेप्रिशिएशन का, यहाँ पर ये ईयर क्लोज हो जाएगा, ये डेट होगा 31 मार्च 20 का, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD। ठीक है, 2,28,000, 2,28,000, और यहाँ पर इसको हम लोग कर लेंगे क्लोज, 2,28,000 क्लोज हो गया। अच्छा, तो फिर एसेट अकाउंट भी तो क्लोज होना चाहिए। एसेट अकाउंट में क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट बोल रहा है कि 12 लाख का एसेट था, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 12 लाख का ही एसेट था, क्योंकि सेकेंड ईयर ना तो कोई एसेट खरीदा गया, ना तो कोई एसेट परचेज्ड है, ना तो कोई एसेट सेल है। ठीक है, तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 20 को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD 12 लाख, ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 लाख। अच्छा, अब फिर थर्ड ईयर आ गया, ब्रॉट डाउन, फिर से सारे अकाउंट जो क्लोज है उसे ओपन करना पड़ेगा। तो 1/4 यहाँ पर 20, इसमें लिखेंगे टू बैलेंस BD 12 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर में हम लोग ऐसे एसेट को यूज कर रहे थे, और यहाँ पर आके हम लोगों ने ये 80,000 वाला एसेट बेच दिया। 80,000 वाला एसेट बेच दिया कितने में, 45,000 में। ठीक है, और उस दिन एक एसेट परचेज भी किया है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, या तो हम लोग पहले परचेज लिख ले, या तो पहले सेल का एंट्री कर ले। ठीक है, तो कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, परचेज लिख लेते हैं मशीन अकाउंट पे जो परचेज हुआ, फिर हम सेल का ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। तो इस डेट पे यहाँ पर डेट लिखते हैं 1/10/2020 पे हम लोगों ने एक एसेट परचेज किया, तो उसका एंट्री हो जाएगा टू बैंक, जैसे यहाँ पर हुआ था परचेज बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे परचेज बोल के, यहाँ पर हो जाएगा 1,58,000, हम लोगों ने इतने का एसेट परचेज किया। ठीक है, अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा किस तरीके से। पहला बात तो ये है, जो एसेट सेल हो गया उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कौन कौन सा डेप्रिसिएशन लिख लिया है, ये दोनों का एडिशन लिख लिया है, ये दोनों का एडिशन लिख लिया है। अब हमें डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले ये अमाउंट 3,240, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है ये 6 मंथ्स के लिए लगेगा, जो एसेट सेल हो जा रहा है। इसके अलावा ये इस ईयर पे 21 पे ये डिप्रिशिएशन लगेगा और ये वाला डिप्रिशिएशन लगेगा। ये पूरा 21 ईयर है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या ट्रीटमेंट, यहाँ एक डिप्रिशिएशन लगेगा, यहाँ दो डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, यहाँ पर एक होगा जिस जो एसेट सेल हो जा रहा है उसका। अब यहाँ पर देखो कैसे करके हमें करना पड़ेगा। मैंने पहले परचेज का तुम लोग को लिख के दिखा दिया, परचेज कैसे होगा। अब पहले डिप्रिशिएशन अकाउंट को ना हम ओपन कर लेते हैं, ये तो क्लोज था ना, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/4/20। ठीक है, 1/4/20 बाई बैलेंस BD। अभी तक का टोटल डिप्रिशिएशन है 2,28,000। अच्छा, अब जो एसेट सेल हो जा रहा है उस पे डिप्रिशिएशन कितना है, 3,240। ये अलग डेट पे, इस डेट पे एक डिप्रिशिएशन होगा, तो 1 अक्टूबर 20 में हम पहले डिप्रिशिएशन चार्ज कर देते हैं। तो डिप्रिशिएशन का एंट्री होता है प्रोविजन के केस में, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, यानी कि 1 अक्टूबर 20 में एंट्री क्या हो जाएगा, बाय डिप्रिशिएशन। ये कौन से वाले मशीन का कर रहे हैं, जो एसेट बिक रहा है, जो एसेट बिक रहा है उसका डिप्रिशिएशन, और वो है 3,240। वर्किंग नोट से हम लोगों ने देखा 3,240 ये डिप्रिशिएशन है। ठीक है,
ये डिप्रिशिएशन हम लोगों ने चार्ज कर दिया। और यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ डिप्रिशिएशन अकाउंट है और कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने लिख दिया कि इस पे कितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ जो बिक गया, और यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज कर दिया। अब आगे जाके ये दो जगह जो डिप्रिशिएशन लगेगा, एक ये वाले एसेट जो बचे हुए हैं और जो नया परचेज हुआ है उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, उस पे टोटल डिप्रिशिएशन लग रहा है 98,620। तो ये डिप्रिशिएशन भी हम लोग लिख लेंगे पहले, ठीक है, ये डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाई, ये डेट होगा 31 मार्च 2021। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू मिला के 98,620, ये डिप्रिशिएशन हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग के पास 12 लाख का एसेट था और 1,58,000 का हम लोगों ने नया एसेट खरीदा, और इसका पूरा डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। लेकिन एक एसेट जिसका कॉस्ट था 80,000, वो एसेट बिक गया है, उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री ऐसे होता है, एसेट डिस्पोजल टू एसेट, ठीक है। तो एसेट डिस्पोजल टू एसेट मतलब जो एसेट चला जाएगा, एसेट आने से जैसे मशीन आया तो मशीन डेबिट हुआ, अब मशीन चला जाएगा तो मशीन क्रेडिट होगा। कितने का एसेट चला जा रहा है, 80,000 का, तो मुझे बोल सकते हो उसका एंट्री कहां पर होगा, मतलब कहां पोस्टिंग करें, ये देख के बोल सकते हो। एसेट तो कोई भी एसेट हो सकता है, यहाँ पर एसेट का नाम है मशीन, तो मशीन डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे हम लोग कि एसेट हमारा चला जा रहा है, तो देखो मशीन आया तो मशीन डेबिट हुआ, चला जाएगा तो मशीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट हम लोग कैसे करके करेंगे, एंट्री मैंने जो सिखाया एसेट डिस्पोजल, उसके जगह लिखो मशीन डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीन डिस्पोजल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो 1/10/2020 में लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल, ठीक है, बाई मशीन डिस्पोजल। मुझे ये बताओ, ये अगर ओरिजिनल कॉस्ट शो करता है तो यहाँ पर मुझे कितना लिखना चाहिए, कितने का एसेट चला जा रहा है, कितने का एसेट चला जा रहा है, बताओ कितने का एसेट चला जा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट लिखना चाहिए, कितने का एसेट सेल हो जा रहा है, 80,000। 80,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 80,000, क्योंकि ये हमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट देता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 80,000 लिखा, साथ ही साथ हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल क्रॉस पोस्टिंग तो होगा ही। तो 1 अक्टूबर 20 में हम लोग लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 का एसेट चला गया। अब एसेट डिस्पोजल में हमें क्या करना है, अच्छा ये अकाउंट हम लोग चाहे तो अब क्लोज भी कर सकते हैं। ये अकाउंट कैसे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ एसेट का टोटल दिखाना पड़ता है, तो ये देखो इतने का टोटल एसेट था, उसमें से 80,000 का एसेट चला गया, तो कितने का एसेट बचेगा, सिंपल है 13,58,000 का एसेट था, उसमें से 80,000 का चला गया, तो 13,58,000 का एसेट था, उसमें से अगर 80,000 का एसेट डिस्पोज्ड हो गया है तो बैलेंस बचता है 12,78,000, सिंपल तरीका, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा झमेला ही नहीं है। 31 मार्च 2021 बाई बैलेंस सीडी, ये बैलेंस करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इतने का अभी एसेट हम लोग के पास बचा हुआ है। और ये कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, ये ओरिजिनल कॉस्ट शो कर रहा है। ये कौन कौन सा एसेट का टोटल है बता सकते हो, ये देखो ओरिजिनल कॉस्ट 11,20,000 वाला एसेट बचा हुआ है, प्लस जो नया एसेट खरीदा गया 1,58,000 का, ये देखो 1,58,000 का, ये देखो टोटल वही दिख रहा है। मेरा बात समझ में आया, यहाँ अगर ओरिजिनल कॉस्ट ही शो कर रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट का कौन कौन सा एसेट बचा हुआ है, 11,20,000 वाला, 12 लाख से 80,000 हटा के जो हम लोगों ने निकाला था, और 1,58,000, टोटल 12,78,000, ये अकाउंट हम लोग आराम से इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं क्लोज करेंगे, इसको हम सिखाएंगे, पहले ये देखो, ये देखने से वो अकाउंट ऑटोमेटिक बनेगा। डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखना होता है, डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग लिखते हैं कितने का एसेट हम लोग बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, बेच के प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और अब तक इसमें टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो जो 80,000 वाला एसेट सेल हो रहा है उसमें अभी तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, कैसे बता सकते हैं, हम लोग वर्किंग नोट देख के बता सकते हैं। कितना चार्ज हुआ है, क्या तुम लोग ये वर्किंग नोट देख के मुझे बता दोगे कि इसमें कितना अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, जो 80,000 वाला एसेट सेल हो गया उस पे अभी तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, सेल होने के पहले तक, मतलब
ऑन ये डेट पे सेल हुआ, सेल होने तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है टोटल बता सकते हो? ये वर्किंग नोट देख के या फिर अपने कॉपी में भी तो किया होगा, तो वहां से देख के मुझे बताओ कि टोटल अभी तक डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, क्योंकि हम लोग को एक्यूमुलेटेड लिखना पड़ेगा। अभी तक कितना टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ये देख के ही तो बता सकते हैं हम लोग। बोलो टोटल करके मुझे बताओ। 18,440। 18,440 करेक्ट। ये देखो 8,000, 7,200 और 3,240 अभी तक टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? 18,440। ठीक है, तो ये चीज हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे, एंट्री ऐसा होगा, 1 अक्टूबर 2020 को हम लोग लिखेंगे बाई प्रोविजन, और इस एंट्री का मतलब भी बताते हैं, सिर्फ पोस्टिंग ही नहीं करना है। बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 18,04,40। ये कैसे आया वो भी हम लिख देते हैं। देखो ये आया कुछ इस तरीके से, सबसे पहले डिप्रिसिएशन आया 8,000 आया था, मुझे जितना याद आ रहा है। अच्छा 8,000 के बाद 7200 3240, ये देखो 7200 और 3240, 7200 और 3240 अब तक का डिप्रिसिएशन 12 मंथ्स 12 मंथ 6 मंथ्स। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम लोग यहाँ पर एक्चुअली क्या दिखाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमें ये बताता है कि एसेट का कॉस्ट कितना था और अभी तक कितना डिप्रिसिएशन लगा है, ये हमें बताएगा। तो एसेट का कॉस्ट ये है, अभी तक का लगा हुआ डिप्रिसिएशन ये है। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रोविजन अकाउंट का ही एंट्री क्यों किया, क्योंकि देखो बाई डिप्रिसिएशन लिखना चाहिए था, बट हम लोग तो डिप्रिसिएशन प्रोविजन में चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि कितने में सेल हुआ, तो सेम डेट में सेल जो हुआ है बाई बैंक बोल के दिखाएंगे, सेल प्रोसीड्स जैसे नॉर्मली दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, बाई बैंक बोल के दिखाते हैं सेल प्रोसीड्स, तो सेल प्रोसीड्स है 45,000 का, और जो लॉस हुआ है बाई पीएल बोल के दिखाएंगे, और वो भी हम लोग का कैलकुलेट किया हुआ था, तो वहां से ही लिख रहे हैं लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितना हुआ 16,560। हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये देखो लास्ट दिन का किया हुआ 16,560, ये हम लोग का जो है लॉस हुआ है। अच्छा अब ये टोटल करेंगे तो जरूर टैली हो जाएगा। क्यों टैली होगा बात समझो, 80,000 का जो मशीन था उसका इतना यूज कर लिया, उससे इतना रिकवरी कर लिया और इतना रिकवर नहीं कर पाए। बात को समझो, 80,000 का जो मशीन था उससे इतना यूज कर लिया, जितना डिप्रिसिएशन लगा उतने रुपीस का यूज कर लिया। अगर कोई पूछे कि यूज को मॉनिटरी टर्म में बताओ तो दैट इज डिप्रिसिएशन। 18,440 का यूज कर लिया। ठीक है, फिर उसको उससे 45,000 बेच के रिकवर भी कर लिया, तो जितना नहीं कर पाए वो हम लोग का लॉस है। तो 80,000 के एसेट का ये कंडीशन बन रहा है, कंडीशन 1 यूज, कंडीशन 2 रिकवरी, कंडीशन 3 लॉस। ठीक है, तो ये जरूर ये टैली करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, टोटल करने से देखते हैं कितना आता है। 18,440 80,000 ही आ जाएगा, देख लो 45,000 प्लस 16,560। ठीक है, 80,000, क्योंकि देखो ना 80,000 को ही तो हम लोगों ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर करके यहां तक पहुंचाया। ठीक है, कि लॉस है, तो ये 80,000। अब मैंने एसेट डिस्पोजल का तुम लोग को एंट्री बताया था, एसेट डिस्पोजल होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट अगर लॉस हुआ, टू मशीनरी डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल एक्चुअली जनरल अगर हम एंट्री बताएं, बैंक पीएल टू एसेट डिस्पोजल, बैंक एसेट डिस्पोजल टू पीएल अगर प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर ये एंट्री तो पोस्टिंग हुआ बैंक पीएल और एसेट डिस्पोजल। ठीक है, मशीन बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, और जब मशीन चला जाएगा हमारे पास से तो मशीन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया 80,000, और जैसे ही तुम लोग यहाँ पर मशीन को क्रेडिट करोगे तो ऑपोजिटली यहाँ पर तुम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देना। ठीक है, तो क्रॉस पोस्टिंग हो गया। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोगों ने ये लिखा, ये दिखाने के लिए कि जो एसेट बिक गया उस पे टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब अगर यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है देखो, क्रॉस पोस्टिंग तो करेंगे लेकिन इसका सिग्निफिकेंस देखो। जब हम लोग 1 अक्टूबर 20 को यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग में लिख रहे हैं टू मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 18,440। ठीक है, 18,440, और इसको हम लोग कर देंगे बैलेंस 31 मार्च 2021, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर टोटल लिख लिया है 31 मार्च 21 पे टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो टू बैलेंस सीडी निकालेंगे जैसे निकालते हैं,
हम ये टोटल करके इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि ये जगह हमें क्या बता रहा है। तो 2,28,000 प्लस 3240 प्लस 98,620, तो टोटल हो गया 3,29,860, 3,29,860 माइनस 18,440, तो 3,11,420 बैलेंसिंग फिगर 3,29,860। अब सिग्निफिकेंस देखो, एक्चुअली ये क्या अकाउंट है, ये हम लोग का ऐसा एक अकाउंट है जहां पर हम लोग हमेशा एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये डेप्रिसिएशन देखेंगे पहला वाला जो कि 1,20,000 है, ठीक है, हम तुम लोग अपने कॉपी में देखो डेटा, अगर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, अगर इसको हम जूम आउट नहीं करेंगे ना तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे। तो 1,20,000 ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये 12 लाख वाले एसेट का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जिसमें 80,000 और 11,80,000 हम लोगों ने दो पार्ट पे कैलकुलेशन किया था, ठीक है। अब ये 12 लाख वाला एसेट हम लोग के साथ 2 साल था, 2 साल नहीं 2 years and 6 months था, जिसमें से 80,000 का 6 months चार्ज होगा, बाकी का पूरा साल चार्ज होगा। तो देखो यहाँ भी 1,20,000, तो 1,20,000 था, क्योंकि WDV था तो नेक्स्ट ईयर 1,08,000 डेप्रिसिएशन हुआ और टोटल 2,80,000 का डिप्रिशिएशन हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने दिखाया यहाँ पर टोटल 2,28,000 जो एसेट सेल हो गया उसका डिप्रिशिएशन, और जो एसेट हम लोगों ने खरीदा और जो बचा हुआ है उसका डिप्रिशिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं टोटल डिप्रिशिएशन फॉर 31 मार्च 2021, लेकिन 31 मार्च 2021 वाला जो ईयर था वहां पर 1 अक्टूबर में हम लोग का एसेट सेल हो गया, जिस एसेट पे डिप्रिशिएशन अभी तक लग चुका है 18,440, ठीक है। अब ये 18,440, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 1,20,000 में इंक्लूड है कि नहीं, ये 18,440 का पार्ट, इसमें तो यहाँ पर 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन ऐड करके मैंने बताया है, क्योंकि 80,000 वाला एसेट जो सेल हो गया वो हमारे पास 1.5 ईयर था, ठीक है। तो क्या 1,20,000 में ये एसेट डिस्पोज्ड जो हुआ है उसका डिप्रिशिएशन इंक्लूड है कि नहीं, ये बताओ। यस मैम। इंक्लूड है। अच्छा, 1,08,000 में इंक्लूड है कि नहीं? हाँ मैम। 1,08,000 में भी इंक्लूड है। और ये 3,240 तो इंडिविजुअली इसी के लिए लिखा गया है क्योंकि ये स्पेसिफिकली 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन हो रहा है। तो ये अकाउंट हमें क्या बताता है, ये अकाउंट बताता है हमारे पास जितने अभी एसेट है उस पे लगा हुआ टोटल डिप्रिशिएशन। अगर मेरे पास से कोई एसेट चला जा रहा है तो उससे उस पे जितना भी अभी तक डिप्रिशिएशन लगा था वो मुझे आउट कर देना है, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमारे पास स्टॉक में मान लो 10 पेन है, ठीक है, अब उसमें से अगर हम लोगों ने 2 पेन बेच दिया तो अभी हम लोग अपना स्टॉक तो 8 ही दिखाएंगे ना, 10 तो नहीं दिखाएंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग के पास कोई एसेट है और वो सेल हो गया तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जहां पर टोटल डिप्रिशिएशन दिखाया जाता है। अगर कोई एसेट है ही नहीं तो उससे रिलेटेड डिप्रिशिएशन हमें रिवर्स कर देना पड़ेगा, ताकि बचा हुआ जो डिप्रिशिएशन दिख रहा है ये क्या है, ये तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन है बचे हुए एसेट का, और ये इससे हमें क्या होगा, सही डिप्रिशिएशन दिखेगा। मतलब अभी हम लोग के पास जो 12,78,000 का एसेट बचा हुआ है उसका डिप्रिशिएशन है 3,11,420। ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो एसेट बिक जाएगा उसका टोटल डिप्रिशिएशन को यहाँ पर रिवर्स करके दिखाना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। और तुम लोग चाहो तो देख लो कि ये 3,11,420 ही हो रहा है, टोटल टोटल बता रहे हैं, ये तो टोटल है, ये सिर्फ किसी एक साल का नहीं है। देख लो, समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ना तो समझ में आएगा 3,11,420 कैसे हो रहा है। ये देखो, जो एसेट बचे हुए हैं ये और ये, इस पे लगा हुआ अभी तक का टोटल डिप्रिशिएशन, तो 1,12,000, 1,08,000, 90,720, 7,900, ये सबको ऐड करके देखो इतना आ जाएगा। हम दिखा देते हैं ऐड करके, ये देखो पहला हो गया 1,12,000, ठीक है, 1,008,000, 90,720 प्लस 7,900, ठीक है, 3,11,420 टोटल डिप्रिशिएशन फॉर द रिमेनिंग एसेट टिल 31 March 2021 फ्रॉम 1/4
2018, ठीक है। अब जो 1418 में हुआ वो 1418, जो 11020 में हुआ परचेज वो 11020 में, ठीक है। मतलब जो एसेट अभी तक हमारे पास है उसी का डिप्रिसिएशन दिखना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमें टोटल डिप्रिसिएशन बताता है वो सारे एसेट का जो डे 1 से लेके, मतलब परचेज डेट से लेके अभी तक हमारे पास है, ठीक है। तो वही निकल के आया, ठीक है, वही निकल के आया। और अगर हम लोग इसको लेस कर देंगे इससे, ठीक है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू जो एसेट का दिख रहा है, इससे अगर लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि अभी हम लोग के पास जो एसेट है उसका अभी करंट बुक वैल्यू क्या है, 9,66,580, जो हम लोग यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाते वहां शो होगा। ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये क्या दिखा था, बचे हुए दो एसेट का बचा हुआ वैल्यू, ठीक है, रिमेनिंग एसेट का रिमेनिंग बुक वैल्यू, रिमेनिंग एसेट का रिमेनिंग बुक वैल्यू, ये देखो यहाँ पर देखो रिमेनिंग बुक वैल्यू, ये और ये ऐड करने से आया था। कौन से दो वैल्यू ऐड करने से आया था, ये एसेट का बुक वैल्यू और ये एसेट का बुक वैल्यू, ये दोनों ऐड करने से इतना ही मिल जाएगा। चेक करके देख लो, लास्ट दिन भी दिखाया था मैंने, 8,16,480 प्लस 1,50,100, तो ये हो गया 9,66,580, ठीक है, 9,66,580। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों चीज सेम ही है, लेकिन अपना अपना प्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। और ये प्रेजेंटेशन क्यों किया गया था, इससे एसेट जो है ओरिजिनल कॉस्ट दिखाता है, इसी वजह से किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है तुम लोग को, मशीन हमेशा जब भी परचेज या सेल होगा तो यहाँ पर दिखाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है। अगर कोई एसेट बिक जाएगा तो उतना डिप्रिसिएशन उसका लेस कर देना है, सिर्फ उस साल का नहीं, टोटल जब तक का हुआ है उतना। और सबसे बेस्ट तरीका है, अगर डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हो तो ऑटोमेटिक ये और ये क्रॉस पोस्टिंग कर पाओगे, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना होता है, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, अब तक का लगा हुआ डिप्रिसिएशन, और उसको सेल कर रहे हैं कितने में, सेल करके प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये अकाउंट बन जाएगा। ये और ये क्रॉस पोस्टिंग ऑटोमेटिक होगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे करने में हम लोग कम हैबिचुएट होते हैं, नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाने में ही ज्यादा हमारा जो है हैबिट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एंट्री कभी कभी गलत हो जाता है। तो ये अगर पहले बना लोगे ना, मतलब पहले इन द सेंस कि जब डिस्पोजल का बात आएगा तो डिस्पोजल अगर बना लोगे यहां तक बनाने के बाद, उसके बाद ये दो को अगर क्रॉस पोस्टिंग कर दोगे तो गलत नहीं होगा। बाकी अगर नॉर्मल भी कर पाते हो तो भी ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे, ठीक है। तो देखो फैक्ट कितना इंटरेस्टिंग है ये, बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, ठीक है। टफ इसीलिए लगता होगा क्योंकि ये अगर कभी मेथड किया नहीं है तो ही टफ लगेगा, लेकिन कितना लॉजिकल है, देखो बात एक ही है, घूम फिर के वही आ रहा है। अगर तुम लोग एनालिसिस करके पढ़ोगे तभी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके बताया कि ये वैल्यू, तो तुम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए ना कि फिर मेरा बचा हुआ तो एसेट का वैल्यू इतना है, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ कैसे दिखेगा, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है, ये अब तक का टोटल लगा हुआ डिप्रिसिएशन, इससे इसको लेस करेंगे तो बचा हुआ वैल्यू मिलेगा ना। तो हमें हर एक चीज को लॉजिकली एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए, तभी इंटरेस्ट होगा। सिर्फ अगर देखेंगे ये वैल्यू आ गया वो वैल्यू आ गया, ये तो एक टेक्निक है, पोस्टिंग करना तो एक टेक्निक है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो तो तुम लोग को आता होगा डेबिट क्रेडिट, तुम लोग को ये समझना चाहिए कि ये लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर समझ के पढ़ोगे तो जरूर इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो लगेगा कि इससे तो बेटर ये वाला है, यही करके आएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं आया, मान लो प्रोविजन वाला ही आया, तब क्या करोगे, ठीक है, तब तो करना पड़ेगा ना हमें। तो वही हम बता रहे कि ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा टफ है, पहले बार कर रहे हो, टाइम लग रहा है। देखो मैंने भी टाइम दिया, लगभग पूरे क्लास का 1 घंटा मैंने एक ही क्वेश्चन पे बिता दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो, नहीं तो हम लोग और एक प्रोविजन का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम तुम लोगों से पूछेंगे कि क्या क्या लिखना चाहिए। अगर किसी को कोई पॉइंट पे डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। मैम तो फिर फाइनल बैलेंस शीट में मशीनरी अकाउंट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे हम लोग को वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का जो लास्ट वैल्यू है वो माइनस करना है। हाँ, लास्ट वैल्यू उसको माइनस करना है। वो हम लोग कौन से ईयर के वाले बैलेंस शीट में करेंगे बोलो? 2021 वाले। हाँ, लेकिन उसके पहले वाले में क्या होगा, उसके यहाँ पर अगर बैलेंस शीट बनेगा तो फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा, ये पहला वाला 12 लाख, और डिप्रिसिएशन कितना दिखेगा बताओ, पहले साल का। यहाँ पर तो 3 साल है ना, 19, 20, 21। पहले वाले का डिप्रिसिएशन कितना दिखेगा, ये वाला, बोलो समझ में आया? 1,20,000। 1,20,000। सेकेंड वाले में कितना दिखेगा फिक्स्ड एसेट? 1,08,000।
नहीं, फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा? पहले बोलो फिर प्रोविजन फॉर, हाँ बोलो। ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगा ना, बताओ। ये तो सब ओरिजिनल कॉस्ट ही दिख रहा है। फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा बोलो? 12 लाख। 12 लाख ही दिखेगा, करेक्ट, 12 लाख दिखेगा। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना दिखेगा? 1 लाख 8। गलत। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये भी दिखेगा और 1 लाख 8 भी दिखेगा, मतलब कितना दिखेगा? 2 लाख 28। 2 लाख 28। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर कितने साल का डिप्रिसिएशन दिखाना है? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हमेशा दिखाते जाना है। अब प्रीवियस जितने सारे ईयर होंगे तो 1 लाख 20 तो आएगा ही, प्लस कितना आएगा 1 लाख 8, तो दोनों मिला के ये देखो दिख रहा है 2 लाख 28,000। ठीक है। अच्छा, थर्ड ईयर का बताओ कितना दिखेगा? फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा थर्ड ईयर में? फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा? थर्ड ईयर में हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। पहले हम लोग कितना दिखाएंगे? 12 लाख, फिर वहां से लेस करेंगे क्या बोलो? एसेट, बोलो क्या लेस करेंगे? जितना एसेट सेल हो गया, कितना कितना माइनस करेंगे बोलो? ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख था, इसमें से कितने का एसेट चला जाएगा थर्ड ईयर में? 80,000। 80,000 ऐड करेंगे न्यू एसेट परचेज, वो कितना होगा? ये 1 वाला लाख 50। 1,58,000। तो कितना दिखेगा ओवरऑल? नेट कर देंगे, नेट करने से कितना दिखेगा? ये दिखेगा, बोलो ये दिखेगा कि नहीं? हाँ। दिखेगा 12,78,000। तो अब ये 12,78,000 पे अब तक टोटल डिप्रिसिएशन कितना लिखा लगा है, वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के दिखाएंगे, वो कितना होगा? क्योंकि 80,000 लेस हो जाएगा तो उसका डिप्रिसिएशन भी खत्म कर देंगे, तो कितना दिखाएंगे डिप्रिसिएशन पे? 2,28,000 था, उसमें से ये क्या हो जाएगा? इतना, बोलो इतना लेस होगा कि नहीं होगा? 18,440 लेस होगा कि नहीं होगा? 18,440 लेस होगा, ये दोनों ऐड होगा। बेसिकली जब मेरा ये अकाउंट बन जाएगा तो मुझे ओवरऑल कौन सा डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा थर्ड ईयर में? ये वाला कि नहीं बोलो? अगर हम लोग थर्ड ईयर का यहाँ पर ओवरऑल दिखाएंगे, यहाँ जगह नहीं हो रहा है, चलो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो, जब हम लोग थर्ड ईयर का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, अगर हम इधर लिखते हैं या फिर इधर ही लिखते हैं, चलो इधर ही अगर लिखते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट तो मेरा एडलेस करते हुए आ जाएगा 12,78,000, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,28,000 तो इसके पहले वाले बैलेंस शीट में था, उसमें ये भी ऐड हुआ, उसमें ये भी ऐड हुआ, ऐड होके कितना आ गया? 3,29,860। ये हम लोग लिख सकते हैं यहां से देख के, 3,29,860, और माइनस कर देंगे एसेट डिस्पोजल की वजह से 18,440, और लिखेंगे कितना? 3,11,420। बोलो समझ में आया कि नहीं? या फिर डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं। समझ में आया या फिर नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ मैम आ गई। बोलो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। देखो ये मेथड उतना आसान नहीं है कि बाकी मेथड की तरह समझ में आ जाए, लेकिन बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाला चीज है। अगर समझ के करोगे तो ही दिमाग में जाएगा। देखो हम तो हर एक चीज समझ के करने के लिए बोलते हैं, रटने का कोई जगह नहीं होना चाहिए। कोई कुछ पूछेगा मुझे पूछो, कोई भी अकाउंट, कहीं पर भी कोई एंट्री, कोई भी चीज, किसी में भी प्रॉब्लम हो रहा है? ম্যাম আরেকটা করিয়ে দেন তাহলে বুঝতে পারবো ভালো করে। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग फ्लो में है, तो क्या होगा, दिमाग में कुछ ना कुछ तो गया है, इससे हम लोग को समझने में आसान हो जाएगा। जैसे कि प्रोविजन का एक क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं यहाँ पर, ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म परचेज्ड मशीन फॉर 2 लाख, 2 लाख का मशीन खरीदा है। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड। अच्छा, तो पहले ना इतना लिख लेते हैं, नहीं तो पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे कि कितना सारा इंफॉर्मेशन है।
तो यहाँ पर लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बोला है 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 में फर्म ने परचेस किया है मशीन 2 लाख का, तो लिख लेते हैं परचेस 2 लाख। इसके बाद ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, उसी अकाउंटिंग ईयर में, अब ये अकाउंटिंग ईयर अप्रैल में स्टार्ट है तो एंड ऑब्वियसली मार्च में ही होगा, मतलब ये खत्म होने वाला है। यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 19। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द सेम अकाउंटिंग ईयर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर यहाँ पर कर लेते हैं डेट, 1 अक्टूबर 18 ही रहेगा अप्रैल के बाद। 1 अक्टूबर 18 में एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेस्ड, यहाँ पर फिर से मशीन परचेस्ड हुआ 1 लाख का, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पर ऑन 1 अक्टूबर 19, फिर से और एक डेट दिया है अक्टूबर, लेकिन ये 19 का दिया है। द मशीन परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, जो मशीन 1 अप्रैल 18 को परचेज हुआ था वो ऑब्सोलेट हो चुका है और उसे बेच दिया गया है 90,000 में, एंड वाज सोल्ड ऑफ फॉर 90,000, 90,000 में सेल कर दिया गया है। कब? 1 अक्टूबर 19 को। अब दिमाग में जाना चाहिए हमारा 1 अक्टूबर 19, यहाँ पर हुआ है सेल, ठीक है, कितने से? 90,000 से, लेकिन कौन सा वाला मशीन? बोल रहा है कि 1 अप्रैल 18 में परचेस किया गया मशीन, 1 अप्रैल 18 यानी ये वाला हो चुका है यहाँ पर सेल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑन अक्टूबर 1 2020, अच्छा फिर से अक्टूबर 1 2020, ठीक है। रुको एक सेकेंड, पहले अक्टूबर का डेट बना लेते, इतना सारा अक्टूबर है तो ये एक ईयर बन गया अप्रैल से लेके मार्च, ठीक है। अब ये वाला खत्म होगा, यहाँ पर डेट देते हैं 31 मार्च 20 को। अब ये 19 है, 1 अक्टूबर 19, इसके बाद बोल रहा है 1 अक्टूबर 20, मतलब इसके बाद होगा। तो यहाँ पर डेट लगाएंगे 31 मार्च 21, तो 1 अक्टूबर 20 बोला है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है। ऑन अक्टूबर 120 न्यू मशीन परचेस्ड फॉर 2,50,000 में नया मशीन परचेज, while the machine purchased on 1 अक्टूबर 18 was sold for 85,000 on the same day। अच्छा, यहाँ पर पहले तो एक मशीन परचेज हुआ है 2,50,000 का, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज इस डेट पे 2,80,000, ये लिख लिया मैंने, 2,80,000 का परचेज हुआ है, सॉरी 2,50,000, 2,50,000 का परचेज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ऑन द सेम डेट 1 अक्टूबर 18 को जो मशीन परचेज हुआ था वो सेल हो गया है 85,000 पे, 1 अक्टूबर 18। अब देखते हैं 1 अक्टूबर 18 कहाँ पर दिख रहा है हमें। 1 अक्टूबर 18 आगे जाना पड़ेगा, ये रहा, ये वाला एसेट इस दिन हो चुका है सेल, इस दिन सेल हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, देख लो। बोल रहा है 1 अक्टूबर, इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं, इतना सारा डेट बोल रहा है नहीं समझ में आएगा। बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 न्यू मशीन परचेस्ड फॉर 2,50,000 while the machine purchased on 1 अक्टूबर 18 was sold for 85,000 on the same date। तो सेल हुआ है 85,000 में, इससे एरो लगा दिया, मतलब ये सेल हुआ है, ये बताया जा रहा है। The firm provides depreciation on its machine at the rate of 10% per annum on original cost on 31st March every year, यानी कि SLM मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रहा है? SLM मेथड पे, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 10% ऑन SLM। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने बोला है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोला नहीं है, लेकिन हम लोग बनाएंगे, देखो ताकि तुम लोग सीख पाओ। एसेट डिस्पोजल बोला नहीं है, लेकिन हम लोग बनाएंगे क्योंकि एसेट डिस्पोज्ड तो हुआ है, तो ये हम लोग देख यहाँ पर एसेट डिस्पोजल ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बिना वर्किंग नोट के तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वाला ईयर यहाँ पर जाके खत्म होगा। अच्छा, तो पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, तो वर्किंग नोट तो मुझे पीछे ही बनाना पड़ेगा, वहां तो जगह हुआ नहीं। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट
सबसे पहले एसेट परचेज हुआ था 1/4/18 को, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/4/18। जो एसेट परचेज हुआ उसका कॉस्ट है 2 लाख, तो ये लिख दिया मैंने 2 लाख। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एक ईयर के हिसाब से चलेंगे कि एक ईयर में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये 2 लाख का एसेट खरीदा गया, फिर हम लोग ऐसे जा रहे थे, यहाँ पर एक एसेट फिर से खरीदा गया, फिर ऐसा किया तो यहाँ डिप्रिशिएशन लगेगा। तो इस साल में और एक एसेट खरीदा गया है 1 अक्टूबर 18 को, एक एसेट खरीदा गया है। ठीक है, तो चलो 1 अक्टूबर 18 को लिख लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 को कॉस्ट, ये 2 लाख हमने यहाँ से देख रहे हैं, वहां पेज पलटने में दिक्कत होगा, 1 लाख। ठीक है, अच्छा अब डिप्रिशिएशन लगेगा, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड कब आएगा, यहाँ पर 31 मार्च 2019 डिप्रिशिएशन, 31 मार्च 2019 डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन कैसे लगेगा, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब तुम लोग मुझे बताओ इस पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, इस पे कितना लगेगा, कितने कितने मंथ का लगेगा। ये वाले एसेट पे ये वाले एसेट पे कितने दिन का लगेगा इस साल के लिए, और ये वाले एसेट पे कितने दिन का लगेगा। तो देखो मैंने ड्रॉ भी कर दिया, इस पे लगेगा पूरा इतना और इस पे लगेगा यहाँ से यहाँ। तो ये कितना होता है 12 मंथ्स। और ये तुम लोग बताओ अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना होगा, 1 अक्टूबर से लेके 6 months। हाँ 6 मंथ्स। तो डिप्रिशिएशन बताओ कितना होगा, 12 मंथ्स वाला 10% करके कितना हो जाएगा, इस पे कितना लगेगा। ये 12 मंथ्स लिख देते, बाद में कभी भी देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो 12 मंथ्स का कितना होगा, 10%, तो 2 लाख पे 10% 20,000। 20,000, और 1 लाख पे 5% कर दो, 10% फॉर 12 मंथ्स, देन फॉर हाफ मंथ 5%। तो 1 लाख पे 5% कर दो तो भी उतना ही आंसर आएगा, अगर 6/12 करोगे जितना आता है। कितना आएगा बोलो 1 लाख पे, या फिर करके देख लो। 5। हाँ बोलो 5,000। 5,000, 5,000। ठीक है, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से यहाँ पर आएगा 1,80,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 लाख से 5,000 लेस करने से कितना होता है 95। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 19। ये भी सेम बात, बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 19 का। ठीक है, मतलब अभी हम लोग ये क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ऐसे ऐसे दो मशीन्स के साथ हम लोग यूज कर रहे थे, फिर यहाँ पर एक सेल का डेट आ गया, ये मशीन सेल हो जाने वाला है। ठीक है, तो अगर ये वाला मशीन सेल हो जाएगा, सेल होने पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल कितने में हुआ, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, उसके पहले सेल जब हुआ जिस ईयर में, उस ईयर हम लोगों ने मशीन को कितना दिन यूज किया उसका डिप्रिशिएशन। क्योंकि अब ये मशीन तो पूरे साल रहेगा नहीं कि हम लोग पूरे साल का कैलकुलेट कर ले, तो जितना दिन रहा उतने दिन का डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इतने दिन रहा, बोलो कितना टाइम पीरियड होता है। बताओ बताओ कितना डिप्रिशिएशन चार्ज होगा यहाँ से यहाँ, लाइन वाइन सब मैंने लगा दिया, सिर्फ तुम लोग को बताना है कितना टाइम होता है। 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। कौन से वाले एसेट पे, ये वाला 2 लाख वाला सेल हो रहा है ना, ये देखो 2 लाख से एरो कर रखा है मैंने, 2 लाख वाला सेल हो रहा है 6 मंथ्स। यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगाएंगे, डेट देंगे 1 अक्टूबर 2019, डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स। तो बताओ कितना डिप्रिशिएशन होगा, ये 8 लिखे हैं। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो मुझे बताओ कितना डिप्रिशिएशन होगा। बोलो कितना डिप्रिशिएशन होगा। 20,000। 5%। 20,000 करने से तो 12 मंथ्स का हो गया, 10,000 होगा। 10,000 होगा। देखो पहला बात है जब एसएलएम होगा इस पे नहीं लेना है,
एसएलएम का मतलब ही मैंने बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट इस पे 10%, लेकिन 6 मंथ्स का लोगे तो 6/12। और मैंने तुम लोग को एक ट्रिक समझाया कि जब 6/12 का बात आता है तुम लोग 5% कर लेना, जो डिप्रिसिएशन है उसका आधा। अगर ये नहीं समझ में आता है छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करो ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का ये 5 हो गया, तो कितना आ रहा है, 2 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 10,000। ठीक है, कितना आएगा, 10,000। बेसिकली देखो 12 मंथ्स का अगर 20,000 है तो 6 मंथ्स का कितना होगा, क्योंकि एक ही जैसा डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो फिर 20,000 अगर 12 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स का हम लोग का 10,000 हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे तो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना एसएलएम, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10,000। ठीक है, और वो लिख लो तुम लोग कैसे करके आया, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000 तो लेस करने से आता है 1,70,000। ये हो गया बुक वैल्यू ऑन 1/10/19 को अब सेल कर रहे हैं, तो सेल कितने में किया जा रहा है, ये देखो 90,000 से सेल किया जा रहा है। अब चेक करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है, 90,000 तो लॉस ही है। देखो हम लोग के हिसाब से एसेट 1,70,000 का है और जो रिटर्न बैक में आ रहा है 90,000, तो 80,000। ठीक है, 80,000 जो है हम लोग का लॉस है, लॉस ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल हम लोग का कितना निकल के आ गया, 80,000। अच्छा, अब ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, क्योंकि इसके आगे इसका कोई भी और मतलब काम नहीं है, ये सेल हो गया। अच्छा, ये एसेट गया हमारे पास से, लेकिन ये बचा हुआ है, हम लोग अभी यहाँ पर अटके हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्या लग रहा है, अच्छा मेरे पास ये एक एसेट था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या एसेट है, ये वाला एसेट है और नया तो कुछ खरीदा नहीं है, अभी यही वाला एसेट बचा हुआ है, तो इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। बोलो ये जो एसेट है इस पे कितने दिन का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा इस साल में, अभी तो हम लोग यहाँ है ना, अब ये 31 मार्च आ जाएगा, अब डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना, ये एसेट जो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो इस पे कितने दिन का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा बताओ। यहां तक तो डिप्रिशिएशन इस पे चार्ज हो चुका था 6 मंथ्स, अब यहां से यहां तक चार्ज होगा ना, ये तो पूरे साल हमारे साथ रहा, पूरे साल हमारे साथ रहा, तो कितना डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, 12 मंथ। 12 मंथ्स। ये तो पूरा साल हमारे साथ रहा तो 12 मंथ्स का होगा, पूरा खेल ही तो टाइम पीरियड का है ना, टाइम देखो पूरा 12 मंथ्स रहा तो 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो 12 मंथ्स का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे मुझे सही डिप्रिशिएशन बताना कितना होगा, डेट कौन सा लगेगा, 31 मार्च 2020 डिप्रिशिएशन 12 मंथ्स का लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 10% करके, तो बताओ कितना होगा, 10,000। 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख, 1 लाख पे 10%, 10,000, बचा हुआ वैल्यू 85,000। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 20। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। देखो हम लोग यहां तक कर चुके हैं, यहां तक बस अब एक ही तो बचा, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर 31 मार्च 2020 आया, हम लोग के पास एक ही एसेट है ये वाला, जिसपे 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगा दिया, एक बार 12 मंथ्स का लगा दिया। ठीक है, अब ये एसेट हमारे पास यहाँ पर है। अब इस डेट पे क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे मशीन को, फिर ये वाला एसेट जो हम लोगों ने अभी तक डिप्रिशिएशन दिखाया उसको हम लोगों ने बेच दिया 85,000 पे, और उसी डेट पे एक नया एसेट भी परचेज कर लिया। ठीक है, चलो तो जो एसेट को बेच दिया उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो एसेट को बेचा, इस डेट पे बेचा, तो इस साल वो कितना यूज हुआ, यूज के ऊपर ही तो होगा, इतना यूज हुआ, बोलो कितना टाइम है यहाँ से लेके यहाँ, सेम देखो ना, डेट तो सारा सेम ही 6 है, मंथ। 6 महीना। ठीक है, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। अब 6 मंथ्स का हम लोगों का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हो रहा है, तो बताओ कितना होगा, 31 मार्च नहीं, 1 अक्टूबर, यहाँ पर 1 अक्टूबर 20। ठीक है, डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स, बताओ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे होगा तो कितना होना चाहिए, 5,000। 5,000। देखो 1 लाख पे 10% इंटू 6/12, 5,000। पहले भी एक बार इस पे 6 मंथ्स लग चुका था, तो सेम अमाउंट पे होगा, तो बचा हुआ वैल्यू 80,000। अब सेल कितने में हुआ, सेल हो रहा है 85 में, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है।
प्रॉफिट है 5000 का, ठीक है, प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? हम लोगों के हिसाब से हमारे एसेट का वैल्यू 80,000। मान लो तुम लोग के पास एक पुराना लैपटॉप है, तुम लोग सोच रहे हो कि इससे मुझे 10,000 मिलेगा, कोई इसको 12,000 में खरीद लिया, तो तुम लोग का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट हुआ 2,000 का, ठीक है। तो ऐसे, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पर 5,000। अच्छा, ये वाला एसेट भी हम लोग का यहाँ पर क्लोज कर दो, मतलब ये एसेट भी गया, ये भी गया, ठीक है, ये यहाँ सेल हो गया, ये यहाँ सेल हो गया। लेकिन इस दिन हम लोगों ने एक एसेट परचेस किया, एक लौता वही हमारे पास बचा हुआ है। वो कौन सा है? ये वाला परचेस 2,50,000 वाला। उसका यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे। 1 अक्टूबर 20 को कॉस्ट कितना था? यहाँ पर देख लेते हैं, देखो 2,50,000, 2,50,000। इस पे डेप्रिशिएशन 31 मार्च 21, कितने दिन का लगेगा? परचेस तो यहाँ हुआ है, कितने दिन का लगेगा? जितना दिन यूज होता है ड्यूरिंग द ईयर, मैंने लिखवाया हुआ है, जितना दिन यूज होता है ड्यूरिंग द ईयर। बोलो कितना डेप्रिशिएशन लगेगा, कितने टाइम पीरियड का लगेगा और कितना 5 वैल्यू मंथ। होगा? अक्टूबर से लेके मार्च कितना होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स हो रहा है। 6 मंथ्स का कितना होगा बोलो? 12,500। 12,500। हाँ देखो 5% कर दो, ये देखो 2,50,000 पे ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 10% करके भी कर सकते हो, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 12,500 माइनस करते हैं, बचा हुआ वैल्यू देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2,37,500 हो गया। वर्किंग नोट अगर बन जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग का कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वर्किंग नोट कैसे सही बना सकते हो? देखो पेशेंस के साथ तुम लोग को देखना है कि एक साल में कौन कौन सा एसेट हमारे पास कितना कितना दिन यूज हो रहा है, एक एक साल का देखो। अगर तुम लोग सारे चीज को एक साथ देखने जाओगे कभी पॉसिबल नहीं होगा डिप्रिशिएशन कर पाना, ठीक है। एक एक ईयर को चेक करते जाओ। अच्छा, अब ये बन गया। अब हम लोग अपना जो है प्रोविजन अकाउंट जो सीखे हैं वो बनाएंगे। तो पहला बनेगा मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर जगह होगा कि नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ भी जगह रखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। और एक डेप्रिशिएशन अकाउंट भी हम लोग को बनाने के लिए बोला है, डेप्रिशिएशन अकाउंट। अच्छा, एसेट डिस्पोजल यहाँ नहीं बनाने के लिए नहीं बोला है। हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, नहीं बना के भी कर सकते हैं। देखो एक्चुअली प्रोविजन मेथड में ना दो तरीके से होता है, एक होता है एसेट डिस्पोजल बना के करो, एक होता है एसेट डिस्पोजल नहीं बना के करो। क्योंकि मैंने एसेट डिस्पोजल बना के ही तुम लोग को सिखाया ना, अभी हम एसेट डिस्पोजल बना के दिखाते, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसको ही दोबारा सीखना है तुम लोग को। तो हम एसेट डिस्पोजल बना के दिखा देते हैं, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा चेंज करके भी दिखाएंगे कि अगर हम लोग एसेट डिस्पोजल नहीं बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलो पहले तो हम लोग जो सीखे थे वही वाला करेंगे। तो सबसे पहले एसेट परचेज हुआ है 1/4/18 को। ये वर्किंग नोट ही हमें काफी इंफॉर्मेशन देते जाता है कि हमें कैसे एंट्री करना है। 1/4/18 को एसेट परचेज हुआ है 2 लाख का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/4/18 को लिखेंगे टू बैंक, लिख दिया। परचेज कितना? 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ड्रॉ भी देख सकते हो, यहाँ पर एसेट खरीद लिया, अब ऐसे जा रहे थे फिर एसेट खरीद लिया, फिर एंट्री करो, एसेट खरीद लिया तो फिर से एंट्री करो। अभी तो ईयर एंड आया नहीं कि डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, तो जैसा हमारा ड्रॉ चल रहा है हम लोग वैसे ही एंट्री करेंगे तो गलत नहीं होगा। टू बैंक, फिर से हम लोगों ने एक एसेट परचेज किया, ठीक है। तो उसका कॉस्ट ये देखो यहाँ दिख रहा है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है, एसेट खरीद भी लिया। अच्छा, अब फिर बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ईयर एंड आ गया, डेप्रिशिएशन लगाएंगे किस पे? ये वाले एसेट पे और ये वाले एसेट पे। तो कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम लोग प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं तो टोटल डेप्रिशिएशन प्रोविजन अकाउंट में दिखा देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिशिएशन लिखना पड़ता है। तो डेट जो है ईयर एंड वाला डेट होगा 31 मार्च 19 को लिखेंगे बाई डेप्रिशिएशन। अब तुम लोग मुझे बताना कितना लिखे, कितना लिखे, ये यहां से देख के बताओ कितना लिखे।
जितना है इस साल का। यहाँ से देख के नहीं बता सकते हो कि 31 मार्च 19 का कितना डिप्रिशिएशन है, बोलो। 20,000। सिर्फ एक तो नहीं है ना, दो है, कितना कितना लिखना पड़ेगा, ये वाला और सही वाय, ये तो लिखेंगे, और भी कुछ लिखेंगे, बोलो और कितना। दो मशीन है ना, दो मशीन का डिप्रिशिएशन दिखाएंगे। हम टोटल तो 25,000 ही हुआ। हाँ टोटल 25, ये और ये दो मशीन है ना। ये देखो ना, डेट देखो 31 मार्च 19, 31 मार्च 19। जब हम लोग यहाँ पर यहाँ डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, ये मशीन भी है ये मशीन भी है, दोनों मशीन का डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो टोटल में कितना लिख देंगे, 25,000। तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो अपने समझने के लिए। ऐसे करके हो गया 25,000। और पहला ईयर खत्म, देखो पहला ईयर खत्म। अब जैसे ईयर खत्म हुआ, अकाउंट को करना है क्लोज, ये मत भूल जाओ, अकाउंट को करना है क्लोज। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर क्लोज करके क्या लिखे हम। ये तो 3 लाख हो गया, यहाँ पर क्लोज करके क्या लिखे तुम लोग बताओ, बोलो क्या लिखेंगे। अकाउंट क्लोज करते हो ना, लेजर क्लोज करते हो, तो लेजर का क्लोज, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखोगे। बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। डेट 31 मार्च 19, कितना लिखे, 3 लाख। हम लोग के पास 3 लाख का, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों के पास 3 लाख का एसेट है ओरिजिनल कॉस्ट, जिसपे डिप्रिशिएशन लग चुका है 25,000 टोटल, एक पे इतना एक पे इतना, तो 25,000। और इसको क्लोज करेंगे तो इधर यहाँ पर होगा क्रेडिट बैलेंस आएगा 31 मार्च, यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। 31 सॉरी 19, 31 मार्च 19 में लिखेंगे टू, टू साइड है तो टू लिखना है, बैलेंस है तो बैलेंस लिखेंगे कैरिड डाउन, ठीक है। लेजर को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो लेजर बैलेंस करने से जैसे लिखा जाता है 25,000। अब क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड हो गया, अब ओपन भी करो, तो ओपन करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 अप्रैल, कितना आ जाएगा, बोलो ये कौन सा डेट आएगा, 1 अप्रैल 19, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना हो जाएगा 25,000। और ये वाला जो है इसको कैसे लिखेंगे, बोलो इसका ओपनिंग कैसे लिखेंगे, 1 अप्रैल 19 में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। इतना हम लोगों ने ब्रॉड डाउन कर दिया। अच्छा अब सेकेंड ईयर का कंडीशन देखते हैं, सेकेंड ईयर में क्या क्या हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोग ऐसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, यहाँ पर आके हम लोगों ने एसेट बेच दिया, ठीक है। कौन सा एसेट बेच दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख का था। अब हम एसेट डिस्पोजल में तुम लोगों से पूछेंगे क्या क्या हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो एसेट डिस्पोजल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, जो एसेट बिक रहा है उसका कैलकुलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था एसेट का जो बिक रहा है, बोलो ये ड्रॉ देख के बताओ कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है जो एसेट सेल हो रहा है, यहाँ सेल हो रहा है, ये देखो एरो लगा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है जो एसेट सेल हो रहा है, 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख को क्या लिखना पड़ेगा, 2 लाख का एसेट चला जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल डेट कब का है, सेल डेट है हम लोगों का 1/10/2019, ठीक है। तो 1/10/2019 में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू, क्या लिखेंगे, ये एसेट डिस्पोजल है, एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम है यहाँ पर मशीन, ठीक है। तो इसको बदल के मशीन कर लो, ठीक है, एसेट नहीं मशीन कर लो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो मशीन आने से डेबिट, मशीन चले जाने से क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इसका इफेक्ट कहाँ दिखना चाहिए, मशीन अकाउंट में, क्योंकि मशीन में जो टोटल मशीन दिख रहा है वहां से मुझे ये हटाना पड़ेगा, 3 लाख का बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लाख वाला मशीन चला जाएगा, तो बैलेंस 1 लाख दिखना चाहिए, बात समझो, नॉर्मल समझो, अकाउंट छोड़ो। 2 लाख का मशीन था, 1 लाख का मशीन था, 2 लाख एंड 1 लाख का मशीन था। अगर 2 लाख वाला मशीन चला जाएगा तो हमारे पास कितने का मशीन बचेगा, 1 लाख वाला, तो वही तो मेरे अकाउंट में भी शो होना चाहिए, तो मेरे अकाउंट से मुझे 2 लाख का मशीन हटाना पड़ेगा, तो मशीन चले जाने से क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन, कितना लिखेंगे 2 लाख। जैसे ये लिखा इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लो, इसका क्रॉस पोस्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे बाई मशीन डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल, कितना लिखेंगे 2 लाख, ठीक है। और इसका डेट दे देते हैं टू, ये है 1/10/19,
तो यहाँ पर दे दिया मैंने, सारा ही अक्टूबर का ही है। 110 19 उधर क्रॉस पोस्टिंग किया, इधर उधर एंट्री किया, इधर क्रॉस पोस्टिंग कर दिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है जो एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं उस पे अभी तक कितना डिप्रिसिएशन लगा है, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिप्रिसिएशन दिखाएंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के, ठीक है। तो 2 लाख वाले पे अभी तक टोटल कितना डिप्रिसिएशन लगा है ये देख के बताओ अभी तक, ठीक है, 1 अक्टूबर तक। यहां से देख के मुझे बताओ टोटल कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है, वो पूरा लिखना पड़ेगा ताकि प्रोविजन अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाए। बोलो कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 30,000। 30,000। ये देखो 20 और ये देखो 10, कितना हो गया? 30,000। तो ये हम लोग उधर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30,000, ठीक है। और सेल हुआ है तो बाई बैंक का तो एंट्री होगा ही होगा, ठीक है, बाई बैंक। अच्छा कितने में सेल हुआ है? ये देखो 90,000, लॉस हुआ है 80,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 90,000 और बाई पीएल लॉस 80,000, ठीक है। यहाँ पर सेल तो ये हो जाएगा हम लोग का 80 प्लस 90 प्लस 30 2 लाख होना चाहिए। 80 प्लस 90 प्लस 30, ये देखो 2 लाख होगा। यहाँ पर भी मैंने 2 लाख लिखा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लोज हो गया, जो एसेट डिस्पोज हुआ उसका। मशीनरी डिस्पोजल, अब क्रॉस पोस्टिंग भी तो करेंगे, ये नहीं किया ना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। 2 मशीन डिस्पोजल बोल के 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 19 को 2 मशीन डिस्पोजल 30,000। देखो 2 मशीन डिस्पोजल 30,000 लिख दिया। ये एंट्री हो गया, लेकिन इसको भी क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कहां पर पहुंचे थे? यहां पर पहुंचे, हम लोगों ने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, ईयर एंड नहीं हुआ है। ईयर एंड के लिए यहां तक जाना पड़ेगा। तो यहां तक 31 मार्च 20 तक ये वाले एसेट का तो डिप्रिसिएशन लगेगा, ये तो बचा हुआ है। तो डिप्रिसिएशन कितना अभी प्रोविजन अकाउंट में लिखेंगे? ये खत्म हो गया, इसका कैलकुलेशन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाले का देखते हैं, इसमें 20 को डिप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है? 10,000, ठीक है। तो इसका एंट्री तो हमें करना पड़ेगा। तो ये एंट्री हम लोग बाय डिप्रिसिएशन बोल के करेंगे। यहाँ पर 31 मार्च 2020 को हम लोग लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। ये कितना अमाउंट हो रखा है यहाँ पर? 10,000, ठीक है। बाय डिप्रिसिएशन यहाँ पर लिख देंगे 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 35,000। उसमें से 30,000 वाला एसेट 30,000 डिप्रिसिएशन लगा हुआ एसेट चला गया, तो बैलेंस सीडी कितना आएगा? बैलेंस कब का दिखेगा? ईयर एंड का। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस करो 5,000, यहाँ पर हो गया 30,000। अच्छा यहाँ और एक डिप्रिसिएशन लिखना चाहिए था, वो मैंने नहीं लिखा, ये वाला भी तो लिखना पड़ेगा ना। ये 10,000 ये नहीं लिखा। ये देखो यहाँ पर जब ये तो बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन किया था, तो यहाँ पर जब डिप्रिसिएशन लगा, ये मैंने सिर्फ जो बचा हुआ मशीन है उसका दिखाया। और अक्टूबर वाला भी तो लिखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर जो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो वो और 12 महीने का, मतलब ये 10,000 और ये भी 10,000 हो रहा है। बाई चांस 10,000 हो रहा है, क्योंकि एक 2 लाख का है, 1 लाख का है, इसी वजह से। तो 1 अक्टूबर 19 को डिप्रिसिएशन लगेगा, जो एसेट सोल्ड है, जो सोल्ड वाला है, ठीक है, उस पे लग रहा है हम लोगों का 10,000। और 31 मार्च 20 को जो एसेट हम लोग का रह गया उसका भी 10,000, ठीक है। तो टोटल हो गया देखो 45,000। 45,000 में से अगर 30,000 का एसेट चला जाएगा तो कितने का एसेट बचेगा? कितने का डिप्रिसिएशन बच रहा है? 15,000। ये चेक करके देख लो ये वैल्यू कौन सा वाला हो रहा है। ये जो एसेट अभी हमारे पास है उस पे लगा हुआ अब तक का डिप्रिसिएशन। तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एसेट है, ये तो खत्म, ये वाला एसेट है, इस पे लगा हुआ अब तक यानी 20 तक का डिप्रिसिएशन 5,000 प्लस 10,000 15,000, ठीक है। अब तक का डिप्रिसिएशन ये देखो 5,000 प्लस 10,000 15,000 हो गया। अब हम लोग ये अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं, ये वाले अकाउंट को। ईयर एंड तो हो चुका है, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 31 मार्च 20 में हमारे पास कितना एसेट बच रहा है। तो बाई बैलेंस सीडी 3 लाख का था, ये तो सीधा सीधा हिसाब है, और 2 लाख वाला चला गया, तो अभी कितने का बचना चाहिए? 1 लाख का।
तो ये देखो 1 लाख ही दिखेगा, बैलेंस करोगे तो 1 लाख का दिख रहा है यहाँ पर एसेट, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, एक एक अकाउंट को फिर से ओपन करेंगे। तो 1 अप्रैल यहाँ पर 20 टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर प्रोविजन वाले अकाउंट को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 20 को बाई बैलेंस बीडी 15,000, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी 15,000। अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब ऐसे ऐसे जा रहे थे, यहाँ पर लगा हमारा एक एसेट खरीदा गया है एज वेल एज सेल भी बाय। तो जो पहले खरीदा गया है उसको लिख लेते हैं, जो पहले परचेज हुआ है वो लिख लेते हैं 1 अक्टूबर 20 को। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक परचेज 1 अक्टूबर 20 को कितने का परचेज हुआ है 2,50,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 2,50,000। अब एक सेल भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब परचेज हुआ है, अब जब सेल हो रहा है तो सेल होने पे डिप्रिसिएशन लगेगा और उस पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो जब सेल हो रहा है यहां तक का कैलकुलेशन हो चुका था, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जो सेल हो रहा है उस पे डिप्रिसिएशन लग रहा है 5,000। तो डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं 110/20 को, 110/20 को परचेज का एंट्री कर लिया, 110/20 को डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे। ये ना बाद में पीछे कर लेंगे, यहाँ मेरा जगह नहीं हो रहा है, इसको हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 110/20 को बाई डिप्रिसिएशन, क्योंकि डेट वाइज एंट्री कर लेने से बेटर है, नहीं तो हम जैसे यहाँ भूल गए थे वैसे भूल जाएंगे, ठीक है। 110 को डिप्रिसिएशन लगा 5,000, तो लिख लेते हैं 5,000, ठीक है। अच्छा, 110 को परचेज हुआ, मैंने परचेज भी लिख लिया। अब 110 को हमारा एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को जो है बढ़ा लेते हैं, इसमें तो कोई ब्रॉड डाउन होगा नहीं, फिर से लिखने के जगह फिर से एक अकाउंट बनना चाहिए, तो हम इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। अभी हम लोगों ने जो एसेट सेल कर दिया वो किया है 110/20 में, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, टू मशीनरी बोल के लिखेंगे। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, जो अभी बिक रहा है, जो अभी सेल हो रहा है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख वाला सेल हो रहा है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर मशीन चला जा रहा है क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब अभी तक उस पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो 110/20 तक बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल के हम लोग लिखेंगे। तो अभी तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बताओ, अभी तक ये जो सेल हो रहा है इस पे अभी तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ये बताओ, ये देख के एक्यूमुलेट यानी टोटल लिखना पड़ेगा। कितना 20,000। 20,000, 10 और ये 5 और ये 5, 20,000 अभी तक का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000। सेल कितने में हुआ है, बाई बैंक बोल के लिख देंगे, बाई बैंक सेल। और यहाँ पर 2PL लिखेंगे क्योंकि इस पर देखना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मुझे जितना याद आ रहा है 5,000 का हुआ था, फिर भी देख लेते हैं गलत ना हो जाए। यहाँ पर ये रहा 5,000 का प्रॉफिट और 85,000 पे सेल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 85,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 1,05,000। सेम इधर भी हो जाएगा 1,05,000। क्यों, क्योंकि 1 लाख का एसेट था, उसमें से इतना यूज कर लिया, 85,000 रिकवरी किया, तो यूज करने के बाद जो बैलेंस बचा, ये दोनों का डिफरेंस कितना 80,000। देखो हर अकाउंट हमें कुछ ना कुछ बताता है, समझने का कोशिश करो। देखो 1,20,000 लेस हो गया 80,000, अब रिकवरी किया 5,000 तो गेन किया 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है 110/20 का बाकी क्रॉस पोस्टिंग भी करना है। मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो पहले मशीनरी में लिख देते हैं बाई मशीन डिस्पोजल 1 लाख। यहां लिखते हैं 110/20 को बाई मशीन डिस्पोजल, बाई मशीन डिस्पोजल 1 लाख। 1 लाख वाला एसेट सेल हो गया, ठीक है। तो ये क्लोज भी हो जाएगा। 31 मार्च 21 को लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब कितने का एसेट बचेगा, देखो सिंपल तरीका है, अकाउंट का जरूरत नहीं है। ये एसेट सेल हो गया, हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये एसेट सेल हो गया, ये एसेट सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास अभी कितने का एसेट बचेगा तुम लोग ही बताओ, अभी कितना एसेट बचेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना एसेट बचेगा। ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, तो कितने का एसेट बचेगा,
बिना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बताओ, ये और ये सेल हो गया तो कितने रुपए का एसेट बचेगा? 2,50,000। 2,50,000। तो मेरा अकाउंट मुझे 2,50,000 शो अगर कर देता है तो सही बना है। चलो देखते हैं शो करता है कि नहीं। यहाँ पर टोटल कर दिया मैंने 4,50,000 और यहां से माइनस कर देंगे अच्छा ये 2 लाख का मशीन डिस्पोजल, यहाँ ये 1 लाख था, सॉरी मैंने ब्रॉड डाउन गलत कर रखा है, ब्रॉड डाउन 1 लाख है, ये 1 लाख है। 1 लाख ये हो गया मेरा 3,50,000। 3,50,000 से अगर हम लोग 1 लाख लेस कर देंगे कितना बचा? 2,50,000। यही तो शो करना चाहिए कि मेरे पास अभी इतने का एसेट बचा हुआ है। और ये तो ऐसे ही दिख रहा है, अगर किसी को अकाउंट्स नहीं भी आता है, नॉर्मल भी पूछोगे कि इतना एसेट खरीदा था, पहले 2 लाख का, फिर 1 लाख का, 2 लाख 1 लाख वाला सेल हो गया और एक 2,50,000 का खरीदा था, अभी हमारे पास कितने का एसेट है, तो वो बोल देगा आसानी से कि पहले का 2 तो बेच दिए हो, सेल कर दिए हो, तो 2,50,000 बचेगा, वही दिख रहा है। ठीक है, अब क्रॉस पोस्टिंग जो है उसमें हमें 1 अक्टूबर को और एक पोस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर होगा, एसेट डिस्पोजल से टू मशीन डिस्पोजल। ठीक है, जो एसेट डिस्पोज हो जा रहा है उसका टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ से खाली करेंगे, ताकि जो बैलेंस डिप्रिसिएशन दिखेगा वो बचे हुए एसेट का दिखना चाहिए। तो टू मशीन डिस्पोजल 20,000 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने अक्टूबर यहाँ तक का कंप्लीट किया। अब आगे जाते 31 मार्च को कोई एंट्री होगा ना, जो एसेट परचेस किया उसका डिप्रिसिएशन होगा, यानी कि 12,500। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डिप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 को, बाय डिप्रिसिएशन, सॉरी ये 21 होगा, 12,500। अभी हम लोग के पास यहाँ बैलेंस में कितना डिप्रिसिएशन दिखना चाहिए, तुम लोग बोल सकते हो मुझे यहाँ बैलेंस बिना कैलकुलेट किए बताओ, लॉजिकली बताओ कि मेरे पास यहाँ पर कितना डिप्रिसिएशन दिखेगा, कितना डिप्रिसिएशन दिखेगा। अभी प्रोविजन अकाउंट में कितना डिप्रिसिएशन बचा होगा? ये एसेट सेल हो चुका, इसका डिप्रिसिएशन हटा दिया होगा हम लोगों ने, ये भी एसेट सेल हो चुका, सिर्फ ये बचा हुआ है। तो मेरा प्रोविजन अकाउंट में कितना डिप्रिसिएशन दिखेगा? अगर हम ये पूछते हैं, मान लो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया डेटा देके, तो तुम लोग क्या 12,500। करेक्ट, 12,500 डिप्रिसिएशन बचेगा, वही तो मशीन पड़ा हुआ है। तो इसको बैलेंस करोगे तो टू बैलेंस सीडी में 12,500 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर गलत हुआ है, देखते हैं गलत हुआ है कि सही हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये हो गया 20,000 दोनों मिला के प्लस 12,500 और ये होता है 32,500। 32,500 माइनस 20,000, 12,500 सही हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, टोटल डिप्रिसिएशन दिखाओ, जो बिक जाता है उसका टोटल डिप्रिसिएशन लेस करो, बस ये चीज करते जाना है। और यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट मैंने दिखाया कैसे करके होगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न से मैंने ये करके दिखा दिया। अब कभी कभी क्या होता है, हमें ये बोला जाता है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट का यूज किए बिना दिखाओ। ठीक है, तो उसमें टेक्निक जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, उसमें ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा। तो फिर ये हम लोग कहाँ करें? देखो ये एंट्री तो एक बार हो चुका है, ये तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं। ये एंट्री क्या कहाँ करना पड़ेगा? ये एक्चुअली तब हम लोग का चला जाएगा मशीन अकाउंट में। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट हम बना के नहीं दिए हैं, चलो डिप्रिसिएशन पहले बना देते हैं, फिर तुम लोग को इसके बारे में बताएंगे अगर टाइम होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट दिन ही बताएंगे, अभी जो सीखा है वही काफी है। हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पर बोला था। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट तो आसान है, कैसे करेंगे? ये एंट्री कैसे हुआ? ये एंट्री हुआ डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो पहले लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 25,000। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा तुम लोगों को, क्रॉस पोस्टिंग ही करते जाना है। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है, कितना? 25,000। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? बाई पीएल बोल के मैंने दिखाया भी था तुम लोगों को। ठीक है, मैंने दिखाया भी था तुम लोगों को जब एंट्री लिखा था, बाई पीएल बोल के ट्रांसफर हो जाएगा 25,000। इसको ऐसे क्लोज कर देते और ज्यादा कुछ नहीं लिखते। फिर डिप्रिसिएशन कब लगेगा? यहाँ पर ये देखो, ये आ गया 110/19 को 10,000, 110/19 को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 10,000 और 31 मार्च को लगा 31 मार्च 20 को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये देखो 10,000, यहाँ से देख देख के लिख रहा है, ये रहा 10,000, ये रहा 10,000।
क्रॉस पोस्टिंग ही तो करना है। तो 10,000 एक बार तो लिख दिया, दोबारा से लिखेंगे, वो भी अमाउंट 10,000 है, और 20,000 और पीएल में चला जाएगा 31 मार्च 20 को बाई पीएल बोल के 20,000, और 1 साल का बाकी रह गया। चलो पीछे कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे 110/20 को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। 110/20 क्यों, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, 110/20 को सेल हुआ ना 5,000 और 12,500 दूसरे डेट पे, 5,000 और 12,500, ये हो गया 31 मार्च 21 का। टोटल लगाएंगे तो 17,500 31 मार्च 21 को बाई पीएल। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, ये तुम लोग कर ही सकते हो। डिप्रिशिएशन को लिखते जाना है और इसको दिखा देना है कि पीएल में कितना चार्ज हुआ, तो जितना डिप्रिशिएशन उतना ही पीएल में हर साल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस अगर हम लोग डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कहां पर होता है, उसका ट्रीटमेंट एक्चुअली तब मशीन अकाउंट पे होता है। मशीन अकाउंट में हम लोग सेल परचेस को दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, वैसे भी आज थोड़ा सा अलग तरह का टॉपिक किया हम लोगों ने, तो अभी तुम लोग इसी मेथड को देखो। नेक्स्ट दिन हम लोग इसी क्वेश्चन में इसको पहले देख लेंगे कि अगर हम लोग डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, और बाकी जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से पहले खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैंने करवाया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को खुद से भी लिख के करना पड़ेगा, तभी तुम लोग का डाउट क्लियर होगा कि कहाँ पर क्या इश्यूज हो रहा है। और अगर अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ये वाले क्वेश्चन में या पहले वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर देते, तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।